ये साल 2018 की बात है। हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला लगता है नूह, और नूह ज़िले का एक गांव लगता है कंगार का। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम तारिफ होता है। तारिफ पेशे से डॉक्टर होता है। दरअसल उसके रिश्तेदार रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना चाहता है। इसलिए साल 2018 में उसने पाकिस्तान के वीज़ा के लिए आवेदन कर दिया। आवेदन करता है और जब उसकी तारीख आती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए वो पाकिस्तान के दूतावास में पहुंच जाता है, जो कि दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। अब वहां जाता है तो काउंटर नंबर 1 पर उसका इंटरव्यू होना था। वहां जब जाता है तो सामने उसकी मुलाकात होती है आसिफ बलोच नाम के एक ऑफिसर से। बातचीत होती है। वो पूछते हैं कि भाई तुम पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हो, क्या बात है क्या नहीं। तो वो अपना कारण बताता है कि मुझे पाकिस्तान इसलिए जाना है, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मुझे बहुत ज़रूरी मिलना है। तो ये बातचीत करने के बाद आखिरकार आसिफ बलोच उसका जो वीज़ा होता है वो कैंसिल कर देता है। उन्होंने कहा कि तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते और अपना पासपोर्ट वापस ले जाओ। दरअसल अगर पासपोर्ट रख लिया जाता तो शायद उसका वेरिफिकेशन होता और उसे वापस मिल जाता और वो पाकिस्तान का वीज़ा उसका हो जाता। लेकिन अगर हाथों हाथ ये पासपोर्ट वापस कर देते हैं तो समझ लो कि वीज़ा कैंसिल हो चुका है। लेकिन इसका जो पासपोर्ट वापस किया जाता है, तो वापस करते हुए आसिफ बलोच ने एक बात कही थी कि मैंने तुम्हारा नंबर इस पासपोर्ट से निकाल लिया है और मैं तुम्हें कॉल करूंगा, देखना मेरे कॉल का, तुम इंतज़ार करना। अभी 3 दिन का समय बीता था कि आसिफ बलोच का इस तारिफ के पास फ़ोन पहुंच जाता है, जो कि गांव कंगार का, ज़िला नूह और प्रदेश हरियाणा का रहने वाला होता है। इस तरह से बोला जाता है कि मैं आसिफ बलोच बात कर रहा हूँ, वही आसिफ बलोच जिसने पाकिस्तान के दूतावास से तुम्हारा इंटरव्यू लिया था। अगर तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो। जब बात छोटे से काम की आती है, उसने कहा कि साहब मुझे क्या काम करना होगा। तभी ये आसिफ बलोच कहता है कि मुझे सिर्फ इंडिया के 2 सिम कार्ड चाहिए। यदि तुम मुझे 2 सिम कार्ड उपलब्ध करा दोगे और जितनी जल्दी करा दोगे, मैं उतनी जल्दी ही तुम्हारा वीज़ा क्लियर करा दूंगा और तुम पाकिस्तान आराम से घूम सकते हो। अब तारिफ ने यह बात सुनी। उसने कहा कि ये छोटा सा काम है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत ही उसने 2 सिम कार्ड का इंतज़ाम किया। इंतज़ाम करने के बाद जाकर वहाँ दिल्ली जो पाकिस्तान का दूतावास होता है वहाँ देकर चुपचाप न चलाता है। लेकिन पता चलता है उसके लिए वो दिन बड़ी खुशखबरी का दिन था, जब पाकिस्तान का वीज़ा ये आसिफ बलोच उसके लिए तैयार कर देता है। अब ये जो तारीफ होता है, वीज़ा मिलने के बाद सीधा पाकिस्तान जाता है। वहाँ जाकर अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जो भी मिलने वाले थे, उन सबसे मिल मिलाकर वापस इंडिया आता है। लेकिन आसिफ बलोच ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और आसिफ बलोच ने तारिफ से कहा कि तुम तो खैर पाकिस्तान घूम के आ गए हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कोई और भी घूम के आए तो मुझसे संपर्क कर लेना, और चाहो तो उससे पैसे ले लेना। जो भी कोई पैसे देता है तो उसका 50-50 हम लोग कर लेंगे। 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, जो भी जिससे मिल सकते हैं, आधे तुम रखना, आधे मैं रख लूँगा। इस तरह से अब इसने, तारिफ ने क्या काम किया कि आसपास के इलाके के लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया कि किसी को अगर वीज़ा चाहिए पाकिस्तान का तो मेरी जानकारी है, मैं तुम्हें उपलब्ध करा दूंगा। इस तरह की बात होती है और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। आखिरकार कुछ वक्त आगे बढ़ जाता है, साल 2021 आता है और तारिफ ने फिर से पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया। बहुत ही आसानी से, बहुत ही थोड़ी सी मुश्किलों के बाद मिल जाता है, और मिलने के बाद फिर वो पाकिस्तान जाता है, घूम के आता है। लेकिन ये जो यहाँ पर लोगों का उनको वीज़ा तैयार कराना, दिलवाना, ये सब काम वो कर ही रहा था। साल 2024 जब आता है तो आसिफ बलोच इसको एक बार फिर से बुलाता है पाकिस्तान की दूतावास में, एम्बेसी में। बुलाने के बाद कहता है कि तारिफ, मेरा यहाँ से कभी भी किसी वक्त भी ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए अगर मैं तुम्हारी मुलाकात कराना चाहता हूँ। यहाँ पर एक जाफ़र नाम का अधिकारी है, तुम उससे मुलाकात कर लो, और जो मैं तुम्हारे सारे के सारे काम करता था, जाफ़र तुम्हारे वो सारे के सारे काम करेंगे। बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम है सीधा एकदम आराम से जाफ़र से बोलना है। अब तारिफ के लिए ये बड़ी आसान सी बात हो जाती है। तारिफ पहले से ही काम कर रहा था और ये काम करने लगता है, लेकिन तारिफ पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो ये पूरी की पूरी कहानी अपनी पुलिस वालों को अपनी ज़ुबानी सुनाई देता है। इससे ये पता चलता है कि अभी हाल ही में ज्योति मल्होत्रा नाम की एक लड़की, जो कि इन्फ्लुएंसर होती है, वीडियो बनाती है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर, न केवल वो पकड़ी गई है बल्कि ऐसे कितने गद्दार हैं जिन पर भारत की खुफिया एजेंसियों की नज़र है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में ऐसे कितने गद्दार। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है कश्मीर के पहलगांव से। पहलगांव की बैसरन घाटी में जब 22 अप्रैल 2025 के दोपहर को भारत के अलग अलग हिस्सों के जो टूरिस्ट आए हुए थे, उनमें से हिंदू टूरिस्टों को चुन चुनकर उनको मारा जा रहा था, उनको गोली मारकर उनकी मौत के घाट उतारा जा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि जाकर मोदी से कह देना। जब इस तरह की बातें थी, सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, पूरे देश भर में इस बात को लेकर हंगामा खड़ा हो जाता है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया ने इस पूरी घटनाक्रम को कवर किया था। अब यहाँ पर
भारत में पाकिस्तान को लेकर इसलिए उबाल फैल जाता है क्योंकि जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से आए थे। इस तरह की जानकारी जब मिलने लगती हैं तो भारत के लोगों ने ये मांग उठानी शुरू की। उसके बाद फिर भारत की सरकार ने सेना के माध्यम से कुल मिलाकर पाकिस्तान पर अटैक किया और ये एयर स्ट्राइक के माध्यम से उन जगहों को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद पनपता है। आतंकवाद तैयार करके वो भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं। आखिरकार उनको निशाना बनाया जाता है। उसके बाद फिर मामला जो भारत की खुफिया एजेंसियां होती हैं वो तैयार होती हैं और भारत को एक प्रपोजल देती हैं। भारत की सरकार को खुफिया एजेंसी वो कहती हैं कि जो दूतावास है यहाँ 55 कर्मचारी वगैरह काम करते हैं, आप 55 से घटाकर 30 कर दीजिए। जब यहाँ से 30 कर्मचारियों को रखने के आदेश दिए जाते हैं तो बाकी कर्मचारियों के निकालने की बात कही जाती है। ऐसे में एक नाम होता है दानिश, इसका पूरा नाम होता है एहसान उर रहीम, दानिश उर्फ एहसान उर रहीम। इसका नाम सबसे पहले लिस्ट में रखा गया था, ये कहते हुए कि इसको यहाँ से भेजो, क्योंकि जो इसकी गतिविधियाँ थीं वो पूरी तरह से संदिग्ध गतिविधियाँ थीं। अब ये कहीं ना कहीं भारत देश को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, आसिफ बलोच, उसके बाद फिर जाफ़र। तो इस तरह के जो यहाँ पर दूतावास में काम करने वाले कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं ऐसे सॉफ्ट टारगेट को टारगेट किया करते थे ताकि वो उनके लिए काम कर सकें, उनकी जो ज़रूरतें वो पूरी कर सकें, जो सूचनाएं उनको दे सकें और वो आसानी से छोटे से लालच में आकर वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। एक तरफ तो ये काम चल रहा था, ये पिछले साल की बात है, साल 2024 की, कि किसी ने एनआईए को एक शिकायत दर्ज कराई और उसमें ये कहा कि एक मीडिया इन्फ्लुएंसर है, नाम उसका ज्योति मल्होत्रा है, जो कि ट्रैवल विद जो के नाम से अपना यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अपना चैनल चलाती है, उसमें वीडियो डालती है, वो अलग अलग जगहों की यात्राएं करती है। लेकिन पाकिस्तान वो एक के बाद एक कई बार चली गई है, इसलिए उसकी जांच करनी चाहिए। एक तरफ तो इसके ज्योति मल्होत्रा की जब शिकायत कर दी जाती है तो वैसे ही ये खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ जाती है। लेकिन इधर जब दानिश उर्फ इसका एहसान उर रहीम, जब इसको 13 मई 2025 को भारत छोड़ने के आदेश कर दिए जाते हैं तो इसके ऊपर भी जांच बैठ जाती है। जब जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि जो ये यूट्यूबर है और दानिश है, इन दोनों के आपस में बड़े प्रगाढ़ रिश्ते हैं, बहुत मजबूत रिश्ते हैं। जब उन रिश्तों के बारे में जानने की कोशिश की तो ये लड़की साल 2023 में इस दानिश के करीब आ जाती है, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और इसको ये पाकिस्तान भेजते हैं। और पाकिस्तान भेजने के बाद पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में ये वीडियो बनाती है, लगभग 18 वीडियो बनाती तैयार करती है और उसमें इतनी तारीफ़ करती है पाकिस्तान की कि बहुत ज़्यादा, ताकि लोगों के दिमाग में ये जाए कि पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, जबकि वहाँ पर आतंकवाद पनपता है। और इस तरह के भारत ने कई बार पूरी दुनिया के सामने सबूत भी रखे, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब ये जांच पड़ताल चल रही थी तो एक तरफ तो दानिश और दूसरी तरफ ये ज्योति मल्होत्रा की जब कुंडली खंगालना शुरू कर दे देते हैं तो पता चलता है कि इनकम तो यूट्यूब से होती है वो थोड़ी, लेकिन वो अलग अलग देशों की यात्राएं कर रही है, लग्जरी लाइफ जी रही है, वो जैसे चाहे वैसे अपना कर रही है। कभी पाकिस्तान के दूतावास के अंदर जाने के बाद इफ्तार पार्टी कर रही है, कभी साल 2024 में भी जाती है, साल 2025 में भी जाती है। एक व्यक्ति जो कि जब पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला किया था तब मीडिया की नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर दूतावास में पड़ जाती है जो कि अपने साथ में एक बड़ा सा केक लेकर दूतावास के अंदर जाने वाला था। तभी मीडिया वालों ने उसको घेर लेते हैं और घेरने के बाद पूछते हैं कि ये केक जो आप लेके जा रहे हैं वो किस खुशी में लेके जा रहे हैं? हमारे यहाँ तो 25 जो सैलानी हैं उनको गोली मार के उनकी मौत को घाट उतार दिया गया है, क्या उसकी खुशी मनाने के लिए जा रहे हैं? तो जब उसको घेर लेते हैं तो ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। अब जो मामला वायरल हो रहा है, अब जो ज्योति मल्होत्रा की कुंडली खंगाली जा रही है, तो पता चलता है कि वो केक वाला व्यक्ति वो भी इस ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में था, उसके साथ भी ये वीडियो में थी उसने। और वाक़या जब ये दूतावास में इफ्तार पार्टी में जाती हैं तो दानिश उर्फ एहसान उर रहीम उसका स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए आते हैं और लेके अपने चले जाते हैं। जब इसकी ऐसी लगातार कुंडली खंगाली जा रही थी तो पता चलता है कि जनवरी 2025 में ज्योति मल्होत्रा ये कश्मीर जाती है। कश्मीर के पहलगांव, गुलमर्ग, डल लेक, पेंगोंग लेक और इस तरह की जगहों पर घूम के आती है और ये जनवरी में जाती है। और बड़े इत्तेफाक की बात यह है कि 22 अप्रैल को आतंकवादी पहलगांव के बैसन घाटी में हमला भी कर देते हैं। तो इससे ये भी कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिरकार ये कश्मीर क्यों जाती है, कश्मीर के पहलगांव जाती है, उस जगह पर जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर कुछ इसकी जो आतंकवादी गतिविधियों में इसकी संलिप्तता तो नहीं है। हालांकि खुफिया एजेंसी जो भारत की हैं वो जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं, ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि ज्योति मल्होत्रा का जो रोल है वो कितना है और कहाँ तक है, आखिरकार उसने कितनी ज़्यादा अपने देश के साथ गद्दारी की है या नहीं की है। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, वो भी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब इसी ज्योति मल्होत्रा का एक फ़ोटो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और वो फ़ोटो वायरल होता है डॉक्टर यात्री के नाम से
एक ब्लॉगर है जो अलग अलग देशों की यात्रा करता है। जिस व्यक्ति का नाम है, जो हरियाणा का रोहतक का रहने वाला होता है, नवांकुर चौधरी, जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुका है, लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद इसका मन अपने पेशे में नहीं लगा, यानी कि वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टरी का पेशा नहीं अपनाया, लेकिन उसने व्लॉगर का पेशा अपनाया। और व्लॉगर का पेशा अपनाने के बाद लगभग अब तक बताया जाता है 144 देशों की वो यात्राएं कर चुका है। और इसी के साथ इस लड़की का, ज्योति मल्होत्रा का फोटो वायरल हो जाता है। तो मीडिया में कहीं ना कहीं डॉक्टर यात्री जो होता है, इन्फ्लुएंसर, इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि इसके बारे में जब हमने देखने की कोशिश की तो यूट्यूब पर इस व्यक्ति के 17,40,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं और इसने अभी तक 820 वीडियो डाली हैं। साल 2017 में इसने अपने चैनल का निर्माण किया था और 2015 में इसने अपना एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। इसने पाकिस्तान के ऊपर एक बार यात्रा की है और पाकिस्तान के ऊपर 17 वीडियो बनाई हैं। 17 वीडियो में दिखाने की कोशिश की है कि ये कौन सा जगह क्या है, कहाँ है, उसके लोकल के बारे में बताने की कोशिश की। लेकिन ज्योति मल्होत्रा ने जिस तरह से काम किया है उससे कहीं ज़्यादा साफ सुथरा काम ऐसा प्रतीत होता लगता है। तो अब ऐसी स्थिति में जब इसका नाम सामने आने लगता है नवांकुर चौधरी का, तो नवांकुर चौधरी के बारे में जब सोशल मीडिया अलग अलग जगहों पर चलने लगता है, फोटो वायरल होने लगता है, तब मजबूरी में आकर ये आयरलैंड से अपने एक वीडियो जारी करते हैं और जारी करने के बाद कहते हैं कि जिस तरह से उनका फोटो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ये पूरी तरह से गलत है। ये दूतावास के अंदर जब इफ्तार पार्टी थी तभी वहाँ ज्योति मल्होत्रा मिल जाती हैं और ज्योति मल्होत्रा कुछ ऐसे मिलती हैं जैसे कि वो उनकी वीडियो को पसंद करती हैं, उनको पसंद करती हैं, उनके साथ वो सेल्फी लेना चाह रही थी। ऐसे न जाने कितने लोग सेल्फी लेते हैं, बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो इसमें कोई ऐतराज़ तो नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आयरलैंड से इंडिया वापस आएंगे, वो अपनी भारत की एजेंसियों को, भारत की पुलिस को, जो अलग अलग जो जांच पड़ताल करने वाली एजेंसियां हैं, वो किसी को भी सहयोग किसी वक्त करने के लिए तैयार हैं और उन्हें बिल्कुल पूरा भरोसा है। उनके पिता, उनके ताऊ ये भारत की सेना के लिए सेवा दे चुके हैं, वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। इस तरह की उन्होंने अपनी सफाई दी है। हालांकि वो पुलिस की रडार पर हैं या नहीं हैं ये तो पुलिस की ही बता सकती है, आईबी बता सकती है, या कोई जो एजेंसियां हैं वो भी बता सकती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इनका नाम इसलिए भी सुर्खियों में आ जाता है क्योंकि इनका फोटो ज्योति मल्होत्रा के साथ वायरल हो जाता है। ठीक ऐसे ही 18 मई 2025 को मुरादाबाद से एटीएस ने, एंटी टेररिस्ट फोर्स ने, एक शहजाद नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, जो कि रामपुर के टांडा का वो रहने वाला होता है। और इस व्यक्ति को जब हिरासत में लेते हैं, जो कि टांडा के मोहल्ला आज़ाद नगर का रहने वाला होता है, अब इसके बारे में जब पता किया जाता है तो ये दरअसल 2 बार पाकिस्तान जा चुका है और वहाँ से कॉस्मेटिक के सामान, कपड़े, मसाले, इस तरह के सामानों का आयात करता है। और इसी आयात की वजह से ही इसने कुछ ऐसे काम किए हैं जो देश के खिलाफ जाते हैं, देश के विरोध में जाते हैं। जैसे कि लोगों को पाकिस्तान का वीज़ा उपलब्ध कराना, ठीक वैसे ही जैसे तारिफ ने कराया था आईएसआई को भारतीय सिम उपलब्ध कराना, जैसे कि तारिफ ने कराया था, इसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया गया हो मजबूरी, और इस पर गोपनीय जानकारी साझा करने का भी आरोप है। अभी एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया है। शहजाद को गिरफ्तार करने के बाद इसके विरुद्ध जांच पड़ताल की जा रही है, इसके एक एक पहलू पे। और एटीएस लखनऊ में मुकदमा अपराध संख्या 04/2025 बीएनएस की धारा 148 से 152 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पूछताछ की जा रही है। जब मीडिया में इसका घर दिखाया जाता है तो घर इसका बहुत अच्छा होता है, जबकि ये व्यक्ति फेरी लगाकर अपना काम करता है, अपने गुजर बसर कर रहा है। ठीक ऐसे ही यूपी के कैराना के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है नोमान इलाही, वैसे तो वो फैक्ट्री में चौकीदारी का काम करता है, लेकिन हरियाणा के पानीपत में अपनी बहन के यहाँ कभी कभी आया जाया करता था, वहीं रहता था, वहीं नौकरी किया करता था। अब इसे पता चलता है इसके बारे में कि ये आईएसआई के जो कमांडर हैं इकबाल राणा के लिए काम करता है, देश के साथ गद्दारी कर रहा था और देश की जो कुछ खुफिया जानकारी थी, जो विशेष जानकारी थी, ये जानकारी को पाकिस्तान को ये सप्लाई कर रहा था, भेज रहा था। इसके एवज में इसको बाकायदा पैसे भी मिल रहे थे। 16 मई 2025 को इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे भी पूछताछ की जा रही है कि सेना की गतिविधियों पर नज़र क्यों रख रहा था, किसको जानकारी दे रहा था, क्यों दे रहा था। इसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। ठीक ऐसे ही हरियाणा के नूह का अरमान है जो गिरफ्तार किया गया था, उसके खिलाफ भी जांच पड़ताल की जा रही है। वो भी पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में था, वहाँ के खुफिया विभाग के संपर्क में था। ऐसे ही कैथल का रहने वाला देविंदर सिंह ढिल्लो होता है, जो कि पाकिस्तान घूमने के लिए गया था एक जत्थे के साथ, लेकिन वहाँ एक लड़की, खूबसूरत लड़की के साथ हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है। 7 दिन उस लड़की के साथ रहता है और उसको जासूसी कैसे करते हैं इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है।
लेकिन ये पकड़ा जाता है किसी और मामले में। लेकिन जब इससे पूछताछ करते हैं और इसकी लग्जरी लाइफ के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि देविंदर सिंह ढिल्लों भी पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहा है और भारत की जो अहम दस्तावेज, अहम जानकारी हैं उनको उपलब्ध कराने की ये कोशिश कर रहा है। इसके खिलाफ भी मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। ऐसे ही हरिद्वार का रहने वाला है राकिब, जो कि पंजाब के भटिंडा से उसको गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पर टेलरिंग का काम करता था, सेना की वर्दी सिला करता था, अपने परिवार के साथ वहीं रह रहा था और इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके भी खिलाफ जांच पड़ताल की जा रही है और इस पर भी इसी तरह का आरोप है जिस तरह की भारत की कुछ खास इन्फॉर्मेशन, खास जानकारियाँ ये पाकिस्तान को उपलब्ध कराया करता था। ऐसे ही जो तारिफ के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया ही था, जो कि पेशे से डॉक्टर और अपने रिश्तेदारों से मिलने जाता है और वहाँ जाने के बाद किस तरह से वो अपना काम करता है। ठीक ऐसे ही गजाला नाम की एक महिला होती है जो कि मलेरकोटला की रहने वाली होती है और पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो दानिश के संपर्क में आती है और दानिश के संपर्क में आने के बाद उससे ऐसे दोस्ती हो जाती है। ऐसा मीडिया में आता है कि दानिश ने इसको, गजाला को शादी का भरोसा भी दिलाया था कि मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा। और ये बात ज्योति मल्होत्रा के बारे में भी आ रही है कि दानिश कर उनके जो रिश्ते हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। क्या वो दोनों एक दूसरे के प्यार करते थे, क्या नहीं करते थे। एक ऐसा ही लड़का जो कि इंडोनेशिया के बाला में, जो पाकिस्तान का रहने वाला होता है, जब ये ज्योति मल्होत्रा इंडिया से वहाँ जाती है इंडोनेशिया के बाला शहर में, तो वहाँ उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी से होती है जो कि पाकिस्तान का एजेंट बताया जाता है, जासूस बताया जाता है। ये गजाला जो होती है इसके साल 2020 में 22 मार्च की तारीख है, इसके पति का देहांत हो जाता है और ये अकेली रह रही थी और अपने पाकिस्तानी रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाती है और वहीं पर ये संपर्क में आ जाती है दानिश और कई ऐसे एजेंटों के जो यहाँ की खुफिया जानकारी दे रही थी। फिलहाल अभी ऐसे देश की जो गद्दारी करने वाले लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। भारत की खुफिया एजेंसी उनको तलाश कर रही है, जोड़ रही है कि तारिफ जैसे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सिम कार्ड उपलब्ध कराएं। ये सिम कार्ड उनको ऐसा लग रहा होगा कि सिम कार्ड ही तो उपलब्ध कराया है, लेकिन पाकिस्तान के जो एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के एजेंटों को ट्रेनिंग देकर भारत में भेजा जाता है, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो छुपे हुए होंगे और ऐसे सिम कार्ड की मदद से वो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहे होंगे। यदि कोई पाकिस्तान जाने के लिए आवेदन तो हर हाल में करेगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग अपनी आदतों से मजबूर हैं, लाचार हैं, फिर भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं। उनके पता नहीं कितना प्यार वहाँ से उमड़ता है और दूतावास में रहने वाले कर्मचारी उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनको सॉफ्ट टारगेट करते हैं, उनसे सिम कार्ड लेते हैं। यदि भविष्य में कोई अप्लाई करता है वीज़ा के लिए और किसी से इस तरह की जानकारी मांगी जाती है, सिम कार्ड मांगा जाता है, तो सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर ये बता दें कि हमसे ये पाकिस्तान के दूतावास में इस तरह की जानकारी मांगी जा रही है। कम से कम ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं होगी। जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमे की धाराओं से कम की जो सज़ा है वो 7 साल है और अधिकतम सज़ा की अगर बात करें तो पूरी ज़िंदगी, जब तक वो ज़िंदा रहेगा तब तक सलाखों के पीछे उसकी ज़िंदगी गुजरेगी। अब जितने भी लोग पकड़े गए हैं शायद उनकी बाकी की ज़िंदगी या तो सलाखों के पीछे गुजरेगी अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, और आरोप सिद्ध नहीं होते तो बच जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि कहीं आप भी ऐसी किसी गलती का शिकार न हो जाएं। इसलिए सतर्क रहें और सावधान रहें। जाते जाते ये राजस्थान की टीना हैं, बिहार के रवि कुमार हैं, आबाद खान हैं, रोशन यादव हैं, प्रियांशी पाटीदार जो कि मध्य प्रदेश से हैं, अहमद हैं, आशुतोष यादव जो कि छपरा से हैं, शाइस्ता हैं, अंशिका रानी हैं जो कि बिहार से हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे ही श्रावस्ती के रहने वाले हैं कासिम अली, उनकी पत्नी शबनम बेगम हैं, जयपुर से हैं जय सिंह, उनकी पत्नी सुनीता हैं, खुर्जा से उपेंद्र जादौन हैं, उनकी पत्नी सुनीता जादौन हैं। आज इनका भी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। हिमांशु कुमार फरीदाबाद से, आज़ाद अली हरदोई से, कृष्णा मिश्रा गया से, अवनीत कौर राजस्थान से, देवेंद्र कुमार सीतापुर से, निखिल भूटानी हिसार से, याकूब सैफ़ी, राशिद अंसारी पीलीभीत से, भूषण सिंह अम्बाला से, प्रदीप चौधरी संत कबीर नगर से, गोपाल सिंह उधम सिंह नगर से, दीपक यादव अलवर से, दिनेश राजपूत। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। अब सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।